हेलो चैंपियंस। तो क्लास 9th में जब आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन, ओनियन पील और उसमें ऐड करके डाई को हमने कहाँ रख दिया? माइक्रोस्कोप में। तो सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, जब उन्होंने ओक ट्री के बाग से कॉर्क को निकालकर खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। यूनिसेलुलर का मतलब ही है यूनिसेल, यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हमको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलो चैंपियंस। तो क्लास 9th में जब आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हमें जवाब मिलता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, और इसका जवाब है सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे घर बहुत सारे ईंटों से बना होता है, तो घर का यूनिट सबसे छोटा यूनिट क्या है? ईंट, ब्रिक। उसी तरह हमारा शरीर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सबसे छोटे यूनिट से बना है, सेल। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर बॉडी बनता है ना। और इस चैप्टर में हमको इसी सेल के बारे में पढ़ना है। अगर आपको सेल स्कूल में लैब में दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाएगा? सेल आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना होता है जो आप स्कूल के लैब में कर सकते हो, आपको कराया भी जाता है। आपको क्या लेना है? ओनियन पील, और ओनियन का एक पील निकाल कर आपको स्लाइड में रखना है और उसमें डाई ऐड कर देना है, क्योंकि डाई से वो जो पील है वो कलरफुल हो जाएगा और तब आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो ये ग्लास की बनी हुई स्लाइड है, और इस स्लाइड पर हमने ओनियन पील और उसमें ऐड करके डाई को हमने कहाँ रख दिया? माइक्रोस्कोप में। और जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नजर आएगा सेल। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल। तो हमको ये समझ में आ गया कि बहुत सारे सेल से मिलके बना है ओनियन, है ना, जो कि प्लांट है। उसी तरह अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म किसी एनिमल के सेल पे करूं तो भी आपको नजर आ जाएगा, है ना। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सभी किसके बने हैं? सेल के बने हैं। तो यहाँ जो आपको पिंक कलर का सेल दिखाई दे रहा है, ये इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने डाई ऐड किया था। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित होता है कि सेल से पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, और ये देखो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि ये रहा ओनियन पील और उसके बहुत सारे सेल पाए जा रहे हैं, और सेल में आप देख रहे हो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेल का न्यूक्लियस है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, जब उन्होंने ओक ट्री के बाग से कॉर्क को निकालकर खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उन्हें कॉर्क में कुछ टाइनी कंपार्टमेंट्स, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, और लैटिन भाषा में इन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को, लिटिल रूम्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। और तब से ये वर्ड हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। और सेल हम सभी को पता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो पहला सेल रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो डेड सेल था। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि पहला लिविंग सेल किसने खोजा था? तो 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी से यानी पॉन्ड वाटर को जब लेकर उस सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए जो सेल के बने थे और जो मूव कर रहे थे, यानी जिंदा थे, और तब जाकर पहले लिविंग सेल की खोज हुई। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल हम ऑर्गेनिज्म को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब ही है यूनिसेल, यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमोइबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया। इनका जो पूरा बॉडी है वो सिर्फ एक सेल का बना है। लेकिन हम इंसान, हम क्या यूनिसेलुलर हैं? नहीं, हम मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती है। फैट सेल है, न्यूरॉन नर्व सेल है, मसल सेल है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिलेट्स है ना। ऐसे बहुत टाइप के सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो हम मल्टी सेलुलर हो गए, प्लांट्स मल्टी सेलुलर हो गए, लेकिन यूनिसेलुलर भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो यहाँ हमको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल है, ना कि टाइप ऑफ सेल। अब आइए बात कर लेते हैं सेल की। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस
और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स से। तो सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है, लेयर है जो हर सेल में पाई जाती है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेल का जो अंदर का कंटेंट है, इंटरनल कंटेंट है ना, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करने वाला जो लेयर है उसे ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कुछ सब्सटेंस जो सेल के अंदर आना चाहते हैं और कुछ सब्सटेंस जो सेल से बाहर जाना चाहते हैं, इनके एंट्री और एग्जिट को कौन चेक करेगा, कौन अलाउ करेगा, कौन परमिट करेगा? वो करेगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है ना, हमारे रिस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल में होता है। तो रिस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यानी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा। अब यहाँ CO2 किधर से किधर जाएगा और वो फिनोमिना क्या होगा? तो चलिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप यहाँ देख पाते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। अब सेल का ये जो ऑरेंज कलर का आपको लेयर दिख रहा है ना, यही है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेल के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर जानी है, तो वो एंट्री और एग्जिट कैसे कंट्रोल होगा? बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हाई कंसंट्रेशन में है, इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई है और सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, डन। अब यहां कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा? डिफ्यूजन। तो सेल के अंदर बाहर जो गैसेस का मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, और डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो यहां CO2 का कंसंट्रेशन कहां हाई है? सेल के अंदर। अब ये CO2 सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिफ्यूज हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा था, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या था? लो। तो ये भी एक गैस है, तो ये गैस भी डिफ्यूजन प्रोसेस को ओबे करेगी और सेल मेम्ब्रेन इसके एंट्री को अलाउ करेगा और ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। ठीक है, तो यानी सेल के मेम्ब्रेन जो करती है वो क्या करती है? सेल का मेम्ब्रेन डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है पानी की, तो सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाता है। यानी कि इस केसेस में तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है वो वन डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, यानी केवल हाई से लो की तरफ हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पानी की, तो मान लेते हैं पानी का कंसंट्रेशन बाहर हाई है और पानी का कंसंट्रेशन अंदर कम है, अंदर लो है। ठीक है, तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर लो है, लेकिन यहां डिफ्यूजन नहीं लगेगा। डिफ्यूजन जैसा ही एक प्रोसेस अप्लाई होगा, वो कहलाता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, ये बन जाती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस जैसे कि वाटर का ही मूवमेंट वो भी दोनों तरफ अलाउ कर रही है ना? तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। तो जब किसी सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से सब्सटेंस का हाई से लो भी मूवमेंट हो और लो से हाई मूवमेंट भी हो, दोनों तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो हाई से लो की तरफ होगा। या गैसेस में तो सिर्फ और सिर्फ हाई से लो है, लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस में हाई से लो भी होता है, लो से हाई भी होता है, लेकिन नेट मूवमेंट हाई से लो होता है। मतलब कि जैसे 10 लीटर पानी, ये पानी बाहर ज़्यादा है, तो
तो 10 लीटर पानी सेल के अंदर आएगा, 2 लीटर पानी सेल के बाहर जाएगा। तो नेट कितना पानी अंदर आया? 8 लीटर, है ना। तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, लेकिन ये किसके क्रॉस होता है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने अलग से नाम दे दिया ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई? तो अगर बाहर का मीडियम ऐसा होगा कि जहां पानी ज्यादा है, यानी हाइपोटोनिक मीडियम, तो सेल आपको क्या दिखेगा? स्वेल होता हुआ। अगर बाहर हाइपरटोनिक मीडियम है, यानी वाटर कम है, तो नेट पानी का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, और इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और अगर आइसोटोनिक मीडियम है, आइसोटोनिक मीडियम मतलब कि जितना पानी सेल के बाहर उतना पानी सेल के अंदर, तो जितना पानी सेल के बाहर जाएगा उतना ही पानी सेल के अंदर आएगा, नेट मूवमेंट 0 होगा, तो आपका ऐसा मीडियम कहलाएगा आइसोटोनिक मीडियम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल स्वेल करना है तो किस मीडियम में रखें, तो हाइपोटोनिक मीडियम में। सेल को श्रिंक कराना है तो किस मीडियम में रखें? हाइपरटोनिक मीडियम में। और आइसोटोनिक मीडियम में सेम रहेगा। बात समझ में आई? तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक। आप यहां देख पा रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको कुछ बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कैन यू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल? तो इसका जवाब है यस। ठीक है, कैसे? देखो मैं बता रहा हूं। आप अगर यहां प्लांट सेल देखोगे तो इसकी 2 लेयर दिखाई दे रही है, एक सबसे ऊपर ग्रीन कलर की और अंदर ऑरेंज कलर की, है ना। क्लियर? ये ऑरेंज या कह लो कि ये जो व्हाइट कलर की है ना। लेकिन एनिमल सेल में एक ही लेयर होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन की। देखो ये जो लेयर है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में 2 लेयर है, और वो 2 लेयर कौन कौन सी है? एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरी है सेल वॉल। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आ गया कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर पाए जाने वाली एक ऐसी रिजिड लेयर है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और इस रिजिड लेयर के वजह से प्लांट सेल में खूबी है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाइपोटोनिक मीडियम में रखने पर, वो हाइपोटोनिक मीडियम में जो पानी का मूवमेंट किधर होगा? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर होगा तो सेल मेम्ब्रेन फैलते फैलते एक समय आएगा कि बिल्कुल सेल वॉल से सट गई है, लेकिन बर्स्ट फटेगी नहीं सेल। क्यों नहीं फटेगी? क्योंकि सेल वॉल रिजिड है, वो उसे फटने नहीं देगा। और ये खूबी प्लांट सेल में सेल्यूलोज से बनने वाली सेल वॉल के कारण ही होती है। ठीक है, और अगर आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दो, जहां सराउंडिंग मीडियम में पानी कम है, तो ऑस्मोसिस के कारण नेट मूवमेंट कहाँ होगा? तो नेट मूवमेंट पानी का सेल से बाहर होगा, यानी सेल का पानी बाहर चला जाएगा। तो सेल वॉल अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सिकुड़कर अंदर की तरफ आ जाएगी, और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, whereas सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल एक लेयर की बनी होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल 2 लेयर की बनी होती है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल वॉल। ठीक है, क्लियर? तो यहां से अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और प्लांट सेल, इसीलिए प्लांट सेल जो हर्बीवोरस एनिमल है, उनको जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट खा रहे हैं। प्लांट किसका बना है? सेल वॉल का। और सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, इसीलिए बड़े साइज के एनिमल अधिकतर जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, एंड दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के डिवीजन में, ताकि एक सेल से 2 सेल बन सके। अब जो न्यूक्लियस है वो आपको तब नजर आएगा जब किसी सेल को आप किसी डाई से स्टेन करो। स्टेन करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, सैफरनिन डाई भी यूज कर सकते हैं, मिथिलीन ब्लू भी यूज कर सकते हैं। ये 3 डाई आपको याद रखना है।
तो डाई करने पर सेल क्या होता है, कलरफुल हो जाता है। और जब हम उस सेल को, कलरफुल सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको डार्क कलर का स्फेरिकल, ओवल या डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेल के बिल्कुल बीचों बीच जो नज़र आता है वही न्यूक्लियस होता है। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ आपको सेल के सेंटर में कोई डॉट लाइक डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आप कहोगे हाँ सर ये रहा स्ट्रक्चर, तो यही क्या होगा, सेल का न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है वो 2 लेयर का बना होता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। और न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होती है, जो 2 लेयर की होती है ना, ये 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन पे पोर होता है, छेद होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मैं आपको दिखा, यहाँ आपको पोर नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन पे आपको पोर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, तो ये जो आपको येलो कलर का डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये समझ लीजिए ये पोर है। कहाँ पर पोर है? छेद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। अब कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में जाना है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना है, वो इसी पोर से होते हुए क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो जब सेल डिवाइड करने जा रहा है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो इंफॉर्मेशन है किस चीज़ का, हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं, है ना, इनहेरिटेंस जो जिन कैरेक्टर्स का होता है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड। तो बच्चों, माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, उनका इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपको ये नज़र आ रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमेटिन है। ठीक है, तो डीएनए मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो हेरिडिटी या डीएनए होता है, वो जब न्यूक्लियस नहीं या सेल नहीं डिवाइड करता है तब क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन अगर इसी सेल को डिवाइड होना है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये लगातार क्या करेगा, ये लगातार क्वाइल्ड होगा और क्वाइल होकर एक डॉट लाइक, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम पे आपके इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पाए जाएंगे डीएनए के फॉर्म में, जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और वो डीएनए जो यहाँ क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम इसका मतलब डीएनए का बना है प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना है। तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। तो पहले क्या था? पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन था, लेकिन वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जब हमने उसको किसी प्रोटीन पे लपेट दिया है तो वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और उसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम। पहले ये धागे लाइक स्ट्रक्चर था और अब ये क्रोमोसोम बन गया। तो पहले डीएनए धागे के फॉर्म में था जिसको हम क्रोमेटिन कह रहे थे, और ये तब था जब सेल को डिवाइड नहीं होना है। लेकिन जब सेल को डिवाइड होना है तो ये जो क्रोमेटिन धागा, डीएनए का धागा होता है, ये प्रोटीन के ऊपर क्या हो जाता है? क्वाइल। और क्वाइल होने के बाद ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। तो यानी कभी आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम किसका बना है, तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम पे आपके क्या पाए जा रहे हैं? डीएनए पाए जा रहे हैं। अब डीएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाकर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। लेकिन डीएनए का हर सेगमेंट, हर हिस्सा प्रोटीन नहीं बनाता है। तो डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बना सकता है, जिसके पास प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है, डीएनए के उसी सेगमेंट को क्या कहेंगे? फंक्शनल सेगमेंट। और उसी फंक्शनल सेगमेंट का नाम है जीन। ठीक है, मान लेते हैं ये डीएनए। अब डीएनए का इतना हिस्सा ही प्रोटीन बना लेता है, तो ये पूरा डीएनए है, लेकिन इतना हिस्सा जो प्रोटीन बना सकता है वो जीन है। तो जीन की डिफिनीशन क्या है? जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए,
अब हम बात करें अगर यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस देखने में दिक्कत होगी क्योंकि न्यूक्लियस प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो यह हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डेवलप्ड है, तो हम उसे न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, वहाँ न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस जो रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन, वो पुअरली डेवलप्ड होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रॉपर दिखाई देता है ना। जैसा मैंने आपको बोला था कि सेल को स्टेन करते हैं तो डॉट लाइक डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रॉपरली होता है ना, अच्छे से डेवलप्ड होता है, दिखाई देता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं कहते, न्यूक्लियोइड कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड कंटेंट की, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे आपने किसी बैलून में पानी भर दिया है, तो जो बैलून है वो सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर भरा हुआ जो पानी है वो साइटोप्लाज्म है, और पूरा ये पानी और बैलून एक तरीके का सेल है ना। कुछ ऐसा ही होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कब दिखाई देगा, तो अगेन सेल को स्टेन करना पड़ेगा। तो सेल को मैंने किसी डाई से स्टेन किया और उस सेल को स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो जो डार्क कलर का है वो तो न्यूक्लियस है, लेकिन उसके अगल बगल जो लिटिल मतलब हल्के कलर का जो स्टेन का आपको एरिया दिखाई दे रहा है वही होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है, पानी जो भरा हुआ है, यही सेल का क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ही सेल के तमाम सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस भी यही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, है ना, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, ये सब इसी में पाया जाता है ना। तो ये आपका साइटोप्लाज्म है जो फ्लूइड कंटेंट है, और इसी फ्लूइड कंटेंट में तमाम एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में। सबसे पहला वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब और शीट्स के फॉर्म में दिखाई देता है जब हम किसी सेल को देखते हैं, और इसी लॉन्ग ट्यूब या ऑब्लॉन्ग बैग्स लाइक स्ट्रक्चर को हम वेसिकल्स कह देते हैं, है ना। यानी वेसिकल्स के फॉर्म में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा सेल के अंदर, और इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। अब हम बात करें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। अब दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कब कहा जाएगा, जब ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाएगा, तब वो रफ कहलाएगा, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब बात कर लेते हैं दोनों की फंक्शन की। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है वो साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी RER का काम है प्रोटीन बनाना, है ना, और उस प्रोटीन की जरूरत सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, तो वहां से वो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम होता है फैट या लिपिड का सिंथेसिस करना। अब जो RER ने प्रोटीन बनाया और जो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो फैट या लिपिड बनाया, इस प्रोटीन और लिपिड की ज़रूरत सेल मेम्ब्रेन बनाने के पे भी पड़ सकती है, और इसी का यूज़ करके यानी प्रोटीन और लिपिड का यूज़ करके जब हम सेल मेम्ब्रेन बनाता है सेल, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये था फंक्शन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब बात करते हैं हम एक अनदर सेल ऑर्गेनेल्स की, जिसका नाम है गोल्गी अपरेटस, जिसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था और डिस्क्राइब किया था उसको देखकर कि ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, उसके फॉर्म में दिखाई देता है। और इस फ्लैटेंड सैक लाइक वेसिकल्स का जो स्टैक है, यानी बहुत सारी लेयर्स हैं वेसिकल्स की, इन्हें कहते हैं सिस्टर। ठीक है, और ऐसा ही दिखता है सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस। अब जो गोल्गी अपरेटस होता है
है ना, उसका ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है। इसका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी बनेगा, जो कि हमने पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट या लिपिड बनाता है। तो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाएगा, उस मटेरियल की जो पैकेजिंग है और डिस्पैचिंग है, यानी कि मटेरियल बनाने का काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, लेकिन एक बार मटेरियल बन गया तो उस मटेरियल को पैक करके कहीं दूर भेजना है, यानी डिस्पैच करना है। तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ये कौन करेगा? ये काम गोल्गी अपरेटस का है। और यही गोल्गी अपरेटस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, उसकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग सेल के अंदर या सेल के बाहर, वो कहीं ना कहीं गोल्गी अपरेटस के थ्रू होता है। खास तौर से सेल के अंदर डिस्पैचिंग तो यही करता है। बात समझ में आ गई? और कुछ केसेस में सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का भी काम ये गोल्गी अपरेटस करता है। और हम एक और सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, लाइसोसोम, और लाइसोसोम की जो सिंथेसिस होता है वो भी गोल्गी अपरेटस करता है। तो ये गोल्गी अपरेटस के 3 मेन फंक्शन है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम एक एंजाइम फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से लाइसोसोम्स को हम सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं। यानी सेल को क्लीन करने का काम लाइसोसोम करता है। क्लीन क्यों करना है? क्योंकि सेल के अंदर हो सकता है कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया एंटर कर जाए, या हो सकता है सेल का कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो जाए, डैमेज हो जाए। तो इन सभी को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेल का सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और उस केस में ये लाइसोसोम बर्स्ट, फट जाता है, और अंदर का सारा एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है, और सेल के ही सारे ऑर्गेनेल्स को खाकर सेल को खत्म कर देता है। और इसीलिए लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे कहा जाता है सेल का पावर हाउस। क्यों कहते हैं सेल का पावर हाउस? उसको जानने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है थोड़ा ये देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल है, यानी इसकी 2 लेयर होती है। आउटर वाली लेयर जो होती है उसके अंदर वो पोरस होती है, यानी उनमें छेद होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये फोल्डेड होती है, और ये फोल्डेड इसलिए होती है ताकि एटीपी को जनरेट होने वाले केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है? और हमारे बॉडी को बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, और वो कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है ना। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और एटीपी जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी जब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी को ब्रेक किया जाएगा, और एटीपी के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगी, है ना। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बड़ा स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है, बड़ा अद्भुत है। क्योंकि इसका अपना खुद का राइबोसोम होता है, और इसका अपना खुद का डीएनए भी होता है। यानी सेल का अपना डीएनए उसके न्यूक्लियस में तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से एक डीएनए होता है खुद का, और इसका अलग से एक राइबोसोम होता है। यानी सेल के डीएनए और राइबोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो अपना डीएनए, अपना राइबोसोम खुद रखता है। जैसे मान लो आपके घर में क्या लगी है? पानी वाली टंकी लगी है ना, जिससे घर में जितने लोग हैं वो पानी यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? घर की टंकी के अलावा आपने अलग सा एक बॉटल रखा है जिसमें पानी यूज कर रहे हो, है ना। तो एक अपने लिए अलग से मैनेजमेंट कर रखा है ना। ठीक उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना एक राइबोसोम देख पा रहे हो, राइबोसोम, और इसका भी एक अपना डीएनए होता है। अब बात समझ में आई कि क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और क्यों ये बाकी सेल ऑर्गेनेल से थोड़ा डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे एक अनदर सेल ऑर्गेनेल की, जिसका नाम है प्लास्टिड, जो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और ये क्यों पाया जाता है इसका रीजन समझेंगे। प्लास्टिड 2 टाइप का होता है। कलरफुल प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और जो व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड होता है उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, जो कि कलरफुल प्लास्टिड होता है, अगर वो कलर ग्रीन कलर का है, यानी ऐसा क्रोमोप्लास्ट
जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाए यानी क्लोरोफिल पाया जाए, तो उस क्रोमोप्लास्ट को हमने एक अलग नाम दिया है और उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये कलरलेस दिखाई दे रहा है प्लास्टिड, तो ये ल्यूकोप्लास्ट है ना। ये आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है तो ये क्रोमोप्लास्ट है, और ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का दिखाई दे वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और ये ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि इस प्लास्टिड में, इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट ही होता है, बस उसके अंदर ग्रीन कलर पाया जाता है, इसलिए उसको क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। और उसके अंदर ग्रीन कलर किसके वजह से है? क्लोरोफिल के वजह से है, और क्लोरोफिल के वजह से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। प्लांट की पत्तियों में ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में बदल देता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब कमाल की बात यह है कि ये जो प्लास्टिड है, यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे है। क्यों? जैसे हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, और ये केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और इस प्लास्टिड में पाया जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट है, उसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस से खाना बना सकता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट ऑफ द सेल। जैसे हम अपने घरों में जो फालतू की चीजें हैं उसको स्टोर रूम में रख देते हैं, है ना। ठीक उसी तरह सेल का स्टोर रूम है वैक्यूल, यानी सेल के लिए जो कुछ चीजें या तो फालतू हैं या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको कहीं बचाकर सेफ जगह रखना है ना, तो सेल उसे कहाँ रखता है? वैक्यूल में रखता है। अब प्लांट और एनिमल सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। कई बार तो प्लांट सेल का 90% हिस्सा तो वैक्यूल का ही बना होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। अब अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं सेल सैक, और ये लिक्विड प्लांट को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। और सेल्स में वैक्यूल कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई चीजों को स्टोर करने में, जैसे एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, प्रोटीन, ऐसी तमाम चीजें सेल के अंदर वैक्यूल में स्टोर रहती है ना। और कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ये वैक्यूल एक्सेस वाटर को सेल से बाहर निकालने का भी काम करता है। एमोइबा में बात करें तो एक फूड वैक्यूल पाया जाता है जिसके अंदर फूड ब्रेक होता है। तो ये रहा वैक्यूल का इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। जब एक सेल से दो सेल बनते हैं जहां सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है, तो ऐसे सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। और बॉडी में हमारे जब भी ग्रोथ और रिपेयर का काम होगा तब माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जहां स्पर्म और एग बन रहा है वहां माइटोसिस नहीं, वहां मियोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और उन चारों सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो अपने पेरेंट सेल से हाफ होता है। और इसी के लिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और ये डिवीजन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिखाई देता है जहां स्पर्म और एग बनते हैं, क्योंकि स्पर्म और एग में पाया जाने वाला जो क्रोमोसोम है उसका नंबर हमारे बाकी सेल के रेस्पेक्ट में हाफ होता है। और यहां हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी होता है।